और प्राइम नून की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ। पुंछ से मिल रही है, जहां हमारे सिक्योरिटी अफेयर्स एक्सपर्ट मनोज गुप्ता ने ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दी है। सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ी जानकारी मिली है। एक स्थानीय गुज्जर ने आतंकियों की मदद की थी, आतंकियों को मदद और सामान मुहैया कराया था। 3 आतंकियों को 3 महीने तक घर में रखा था। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। तीनों को लोकल हैंडलर्स से निर्देश मिल रहे थे। हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुंछ में जिस तरीके से सेना के जवानों की गाड़ी पर हमला हुआ था, उसी के मद्देनजर हमारे सिक्योरिटी अफेयर्स एक्सपर्ट मनोज गुप्ता ने ये एक्सक्लूसिव इनपुट दिया है, जिसके मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी जानकारी मिली है। एक स्थानीय गुज्जर ने आतंकियों की मदद की थी। 3 महीने तक इसने आतंकियों को अपने घर में रखा, 3 आतंकियों को पनाह दी। तीनों को लोकल हैंडलर्स से निर्देश मिल रहे से सपोर्ट मिल रहा था और हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। तो पाकिस्तान मुंह की खाने के बाद भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है और अब बड़ा इनपुट निकल कर आया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है, जहां पुंछ में हुए आतंकी हमले से जुड़ी हुई यह जानकारी आपको दे रहे हैं। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी तेजेंद्र सिंह सोढी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। तेजेंद्र जी, नापाक हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है बार बार पाकिस्तान की तरफ से, और ये जो इनपुट हमें मिला है इस इनपुट के मुताबिक हम ये पहले भी कहते रहे हैं कि जो आतंकी हमले होते हैं वो लोकल सपोर्ट के बिना इस तरीके से संभव नहीं है। और वही चीज सामने निकल कर आ रही है कि एक स्थानीय ने इन्हें अपने घर में पनाह दी, इन्हें संपर्क करने में मदद की, हथियार दिए। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा चैलेंज भी साबित होता है जब इस तरीके के मामलों की जांच होती है। तेजेंद्र जी, देखिए जैस्मिन, मनोज गुप्ता ग्रुप एडिटर हैं न्यूज 18 नेटवर्क 18 के इंटरनल सिक्योरिटी अफेयर्स के, और उन्होंने अब उनके सूत्रों ने ये खबर दी है कि ये जो आतंकी थे, 3 आतंकी थे और पिछले 3 महीने से ये एक गुज्जर के घर में पुंछ रजौरी एरिया में रह रहे थे। वहां पर उन्होंने रैकी की थी और ये लगातार पाकिस्तान के साथ संपर्क में थे। और वॉइस, एक देखिए इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि वॉइस नोट से इन्हें पाकिस्तान से इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी। वॉइस नोट्स मतलब कि आपने अगर व्हाट्सएप पे आप मैसेज टाइप कर रहे हैं तो आपका एक प्रूफ रह जाता है, लेकिन एक वॉइस रिकॉर्ड करके उन्हें भेजी जाती थी। वो वॉइस की कमांड सुनने के बाद वो उसे डिलीट कर लेते थे ताकि उसे ट्रैक ना किया जाए। 3 महीने से ये लोग वहां पर उस गुज्जर जो है जिसे अभी हिरासत में लिया गया है, ये मनोज गुप्ता के जो इनपुट्स हैं उनके मुताबिक कि ये जो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि जिस दिन ये आतंकी हमला हुआ ईद से कुछ दिन पहले का टाइम था, जब वहां पर हमारे फौजी जो थे वो वहां पर इफ्तार पार्टी की अरेंजमेंट कर रहे थे। वो इफ्तार पार्टी के लिए सामान लेकर जा रहे थे जब इन आतंकियों ने इस गाड़ी पे हमला किया। आतंकी संगठन PAFF, पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट ने इस आतंकी घटना की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। लेकिन इस आतंकी हमले के जो तार थे वो बिल्कुल पाकिस्तान में थे। पाकिस्तान, जैसे हम लगातार बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो है दैट इज दी मदरशिप ऑफ ऑल टेरर एक्टिविटीज, तो वहीं से आतंक जो है भारत में भेजा जाता है, उन्हें ट्रेन किया जाता है। और 3 महीने से इस आतंकी घटना को अंजाम देने की साजिश रची जा रही थी। हालांकि सोर्सेज ने यह बताया कि पुलवामा की तरह ये एक आतंकी हमला करना चाहते थे ताकि बड़े से बड़ा नुकसान जो है भारतीय सेना को पहुंचे। लेकिन उस दिन ड्राई डे था, ज्यादा कॉन्वॉय वहां से नहीं जा रही थी। सिर्फ ये एक गाड़ी थी, आर्मी का एक ट्रक था जो आतंकियों ने वहां पर देखा और उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जो हमारे सूत्रों ने बताया, पहले फायरिंग करके जब हमारे जवान वहां शहीद हो गए, फिर उन्होंने इस गाड़ी को विस्फोटक से आग लगा दी, उड़ाने की कोशिश की। तो 5 जवान तो हमारे शहीद हो गए, लेकिन उसके बाद जो है पूरा इलाके को घेरा गया। NIA भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बाकी अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। BSF के DG, CRPF के आला अधिकारी और कई आला अधिकारी जो हैं लगातार वहां पर पुंछ गए, मौका वारदात पे गए और इससे एक मल्टी एजेंसी जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू की गई। इस पूरे केस में लगभग 30 के करीब लोगों को डिटेन किया गया, उनसे पूछताछ की गई और ये तथ्य सामने आया है कि ये जो
आतंकी हमला है इसकी सारी साजिश जो है पाकिस्तान में रची गई थी। पाकिस्तान में किन के द्वारा रची गई थी वो जग जाहिर है। पाकिस्तान की कौन सी वर्दी वाले जो हैं वो कैसे आतंकियों को ट्रेन करते हैं। हमने जितने भी आतंकी हमले भारत में अभी तक हुए हैं उनमें ये बिल्कुल सामने आया है कि कौन लोग हैं पाकिस्तान के वर्दी वाले जो ट्रेन करते हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री इन आतंकियों को ट्रेन करके भारतीय सीमा में घुसपैठ कराती है और उसके बाद इन्हें हथियार भी वहीं से पाकिस्तानी आर्मी से दिए जाते हैं। इवन आपने देखा होगा जो कार्ट्रेज मिली है पुंछ आतंकी हमले में, उन कार्ट्रेज से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का नाम तक मिटा दिया गया था। तो ये बिल्कुल दर्शाता है कि कोई अचानक ये आतंकी हमला नहीं हुआ है, एक साजिश जो है उसे रच के काफी देर से प्लान किया गया था। 3 महीने से ये जो आतंकी थे ये वहां पर पुंछ में रुके हुए थे, उस गुज्जर फैमिली इन्हें सब हेल्प कर रही थी। और आपने एक बात बिल्कुल सही कही जैस्मिन की इस तरह का जो आतंकी हमला होता है उसमें लोकल सपोर्ट होने के बिना वो आतंकी हमला नहीं हो सकता। लोकल सपोर्ट इन्हें मिलती है जब आतंकी इन्फिल्ट्रेट करके पाकिस्तान या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से भारतीय सीमा में आता है तो उसे रहने के लिए जगह चाहिए, उसे खाने के लिए खाना चाहिए, उसे एक्चुअली लोकेशन की जानकारी चाहिए। लोकेशन की जानकारी कौन देगा? लोकेशन की जानकारी आपको जीपीएस से नहीं मिल पाएगी। लोकेशन की जानकारी, आपको टारगेट की जानकारी जब तक आपको लोकल सपोर्ट नहीं होगी, वहां के लोकल रहने वाले नहीं होंगे, तब तक वो पॉसिबल नहीं है। और इन्हीं लीड्स पे काम करते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने उस गुज्जर फैमिली को जीरो इन किया है जहां पर ये आतंकी जो है वो ठहरे हुए थे। जी जैस्मिन। बिल्कुल तेजिंदर जी, और पुंछ में जो आतंकी हमला हुआ, हमले पहले राजौरी के ढांगरी में जो आतंकी हमला हुआ वो भी लगभग इसी तर्ज पर हुआ कि राजौरी के जंगलों में आतंकवादी छुपे हुए थे और फिर कार्ड के बेसिस पर उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की वहां पर रह रहे पहचान की और उनके घरों पर जाकर उन्हें निशाना बनाया। तो लगभग सिमिलर सर्कमस्टांसेस में ही वो हमला भी हुआ था और इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि लोकल सपोर्ट के बिना जिस तरीके से आतंकी हमलों को अंजाम दिया जाता है वो संभव नहीं है। इससे पहले ही मनोज सर ने एक और हमें इनपुट दिया था जिसके मुताबिक ये भी कहा जा रहा था कि आतंकवादियों ने स्ट्रैटेजी में चेंज किया है। इससे पहले जिस तरीके से पुलवामा में हमला हुआ वो भी लगभग इसी तरीके से हुआ था कि सेना के कॉन्वॉय पर इतना बड़ा हमला कर दिया गया था और कहीं ना कहीं आतंकी शायद इसी फिराक में थे। और आपने कहा कि उस दिन ड्राई डे था, इस वजह से बहुत ज्यादा सेना की गाड़ियां वहां से नहीं गुजरी, नहीं तो कोई बहुत बड़ी एक आतंकी साजिश एक बार फिर से वहां पर रची जा सकती थी। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। पहले भी मनोज गुप्ता ने हमें ये इनपुट्स दिए थे कि किस तरह से आतंकवादियों ने जो अपनी स्ट्रेटेजी है जम्मू कश्मीर में उसमें बदलाव लाया है, उसे चेंज किया हुआ है। पहले आपने देखा होगा कि शहर भीड़ बड़े इलाके में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था, लेकिन उन आतंकियों को ट्रेस करना, उन लोगों को न्यूट्रलाइज करना बहुत आसान हो जाता था सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, क्योंकि वो देखा जाता था लोगों द्वारा। वहां पर आपने देखा कि जैसे शहरों में हर एक गली कोचे में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, आई विटनेसेस हैं, फौज की या सिक्योरिटी एजेंसीज की तादाद ज्यादा है, तो उन्हें लोकेट करने में, उन्हें आइडेंटिफाई करने में एक आसानी हो जाती थी। आपने देखा होगा इवन श्रीनगर सिटी में जितने भी आतंकी हमले होते थे तो उनके सीसीटीवी फुटेज सामने आ जाते थे, तो सुरक्षा एजेंसियों के लिए बिल्कुल आसान हो जाता था उस आतंकी को आइडेंटिफाई करना, उसको ट्रेस आउट करना और उसको न्यूट्रलाइज करना। लेकिन अब आतंकियों ने जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में एक नक्सल्स की तरह एक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है कि गांव जंगल के इलाके में छुप के वहां से हमला करना, और ये बात सामने तब आई जब अक्टूबर 2021 में बाटा दूरियां जंगलों में पहला आतंकी हमला हुआ। जब पहले दिन हमारे 5 जवान शहीद हो गए, दूसरे दिन हमारे 4 जवान शहीद हो गए, और वो एनकाउंटर जो है, वो ऑपरेशन जो है वो खत्म नहीं हुआ, अभी तक वो ऑपरेशन चल रहा है। उन आतंकियों के बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं मिल रहा है। ये बिल्कुल यही चीज दर्शाता है कि किस तरह ये आतंकी जंगल का और गांव देहात का फायदा उठा के, क्योंकि इनको छुपने में आसानी हो जाती है और किसी ज्यादा नजरों में ये आते नहीं। उसके बाद डांगरी का जो आतंकी हमला हुआ इस साल की शुरुआत में, जहां पर हिंदू कम्युनिटी के 7 लोगों को मार दिया गया, उन आतंकियों का भी अभी तक कोई सबूत नहीं मिला। तो ये बिल्कुल सही दर्शाता है कि किस तरह एक तो लोकल सपोर्ट इन आतंकियों को मिल रही है और दूसरा
कि इन आतंकियों ने ये अब स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है कि जंगल और गांव के इलाके में, क्योंकि वहां पर सुरक्षा बलों की तादाद जो है वो कम होती है। देखिए नेचुरली अगर आप किसी गांव में जाएंगे तो वहां पर आपको हर एक गांव में सीआरपीएफ के कैंप नहीं मिलेंगे, बीएसएफ या आर्मी के कैंप नहीं मिलेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। कंसंट्रेशन ज्यादा जो सिक्योरिटी एजेंसीज की या सिक्योरिटी फोर्सेज की रहती है वो शहरों में और बड़े टाउन्स में ज्यादा रहती है। तो आतंकियों ने अब ये चेंज ऑफ स्ट्रेटेजी की है, लेकिन जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जिनके कंधों पे ये जिम्मेदारी है कि इन आतंकियों से जो दिन ब दिन डील करते हैं, किस तरह से इन आतंकी गतिविधियों को या इन आतंकियों को आइडेंटिफाई करके इन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए। देखिए सबसे बड़ी बात जैस्मिन, आपको ये चीज भी देखनी होगी कि आतंकियों ने ये स्ट्रेटेजी चेंज क्यों की है। आतंकियों में एक बहुत बड़ी बौखलाहट है। पहले की हम सुबह से ये बात कर रहे हैं कि पहले की जो सरकारें होती थी वो एक इंसेंटिव देके रखती थी आतंकियों के लिए, आतंकी बनो, मारे जाओ, आपके फैमिली वालों को एसआरओ के तहत नौकरियां मिल जाएंगी, आपकी फैमिली मेंबर्स को कंपनसेशन मिल जाएगी। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बना, जम्मू कश्मीर की भागदौड़ पूरी यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंडर आई है, यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किए गए और उन्होंने एक चीज बिल्कुल साफ और स्पष्ट कर दी है कि अगर आप वेपन उठाएंगे, आप गन उठाएंगे तो आप देश के दुश्मन हैं, आपको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा, बल्कि जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं उन्हें भी सील किया जाएगा, उन्हें सीज किया जाएगा। तो अब जो आतंकी हैं कहीं ना कहीं इनको शहरों में ओजीडब्ल्यू नेटवर्क का जो कमी है वो नजर आ रही है। लोग अब इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को यह भी डर है कि अगर हम आतंकियों को सपोर्ट करेंगे तो हमारी प्रॉपर्टी जो है इधर सीज हो जाएगी या उसे अटैच कर लिया जाएगा। तो लोगों में उस चीज का भी डर है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हमने ये चीज प्रैक्टिकली देखी है कि कैसे इन आतंकियों की जो आतंकियों को सपोर्ट करते हैं उनकी प्रॉपर्टी सील की जा रही है। तो उस डर की वजह से भी लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। तो अब ये आतंकी जो है जंगलों का और गांव का रुख कर रहे हैं। जी बिल्कुल। साथ ही तेजिंदर जी एक सवाल जो मेरे जहन में उठ रहा है वो ये कि ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है जिस तरीके से लोकल इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिल रही है। आखिर इसके पीछे का रूट कॉज क्या है कि आतंकवादियों को शरण दे रहे हैं वहां के स्थानीय लोग। डांगरी में यही हुआ, उसके बाद पुंछ में अभी यही निकल कर आया है। इससे पहले 2021 अक्टूबर में जिस तरीके से हमला किया गया वहां पर भी यही तार जुड़े हुए समझ में आ रहे थे। रूट कॉज क्या है कि जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय लोग हैं, सब नहीं लेकिन गिने चुने जो आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं, उन्हें शह दे रहे हैं, व्हाट इज द रूट कॉज बिहाइंड इट, और यह पता लगाना भी कहीं ना कहीं बेहद जरूरी है। देखिए जैस्मिन, आपने बिल्कुल सही कहा कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, बिल्कुल जम्मू कश्मीर के लोग आतंकवाद से तंग आ चुके हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने पिछले 30 साल में ये महसूस किया है कि आतंकवाद से सिर्फ खून खराबा मिलता है, डिस्ट्रक्शन मिलती है, कोई भी डेवलपमेंट नहीं होती। लेकिन कुछ जो हैं वो ऐसे लोग हैं जो गद्दार हैं, जो ये सपोर्ट, कोई भी रीजन हो सकता है, या पैसों की लालच हो सकती है या रेडिकलाइजेशन हो सकती है। ये चीजें जो है जांच एजेंसियां जब इसे इन्वेस्टिगेट करेंगी तो इसकी रूट कॉज तक पहुंचेंगी कि क्यों कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एजेंसीज को भी मालूम है कि लोकल सपोर्ट के बगैर ये आतंकी घटनाएं जो हैं वो अंजाम नहीं दी जाती। लेकिन आपको ये चीज भी माननी होगी कि ये लोकल इनपुट्स ही हैं जो सुरक्षा एजेंसियों को इन आतंकियों या इन गद्दारों तक पहुंचने में मदद करती है। कश्मीर में अगर कोई एनकाउंटर होता है, साउथ कश्मीर में या ऐसी जगह पर जहां ये कहा जाता है कि ये हब है इन टेरर एक्टिविटीज का, लेकिन वहां से लोकल पॉपुलेशन जो है वही सुरक्षा एजेंसियों को इंफॉर्मेशन देती है कि यहां पर आतंकी छुपे हुए हैं या यहां पर आतंकी गतिविधि हो रही है। तो लोकल जो है, मैं ये कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के ज्यादा से ज्यादा लोकल जो हैं वो इस चीज को समझ चुके हैं कि आतंकवाद से जम्मू कश्मीर का जो रास्ता है वो डेथ एंड डिस्ट्रक्शन की तरफ ही जाएगा, कोई डेवलपमेंट नहीं होगी। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इन जो ये देश के गद्दार हैं, किस वजह से ये गद्दारी कर रहे हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करके उन्हें सजा देने के लिए सक्षम है। जी बिल्कुल तेजिंदर जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी सेना हर तरीके से सक्षम है और बार बार पाकिस्तान मुंह की खाने के बाद भी बाज नहीं आ रहा है। तो ये नाकामी, ये बौखलाहट पाकिस्तान की है, हिंदुस्तान की नहीं। तेजिंदर जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात एक और बड़ी खबर की करते हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से मिल रही है, जहां नक्सली हमला हुआ है। नक्सली हमले में 11 जवान शहीद हो गए हैं। आईईडी ब्लास्ट में ये जवान शहीद हुए हैं। छत्तीसगढ़ डीआरजी के
11 जवान शहीद हुए हैं और नक्सली भी अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में ये नक्सली हमला हुआ है। दंतेवाड़ा नक्सलियों का एक समय में गढ़ माना जाता था, लेकिन जिस तरीके से वहां पर सरेंडर किया जा रहा है नक्सलियों द्वारा, लगाम कसी जा रही है, ये नक्सलियों की बौखलाहट है जिसकी वजह से उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। इस हमले में 11 जवान शहीद हुए हैं, आईडी ब्लास्ट किया गया है। छत्तीसगढ़ डीआरजी के 11 जवान इस हमले में शहीद हुए हैं। तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आपको दे रहे हैं, जहां के दंतेवाड़ा में एक आईडी ब्लास्ट कर डीआरजी के 11 जवान शहीद हुए हैं। नक्सली हमला छत्तीसगढ़ में हुआ है। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां के डीआरजी के 11 जवान शहीद हो गए हैं। और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। कर्नाटक में रैली के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि वो 50 साल उम्र के हैं लेकिन 5 साल की उम्र की बात। अब इतनी हल्की बात शिवराज सिंह जैसे लोगों को नहीं करना चाहिए, जो 3-3, 4-4 बार और दूसरी आखिरी बात अभी चोरी करके बने हैं। प्रजातंत्र के चोरी करके उसकी कुर्सी की इतनी लालच थी कि बहुमत का भी सम्मान नहीं किए, जनादेश का भी सम्मान नहीं किए और विधायक चोरी करके मुख्यमंत्री बने हैं। उसको तो ऐसा बोलने का अधिकार भी नहीं। तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां नक्सली हमला हुआ है। इसमें छत्तीसगढ़ डीआरजी के 11 जवान शहीद हुए हैं। बड़ा हमला इसे माना जा रहा है। और इससे पहले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे, साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि नक्सलवाद को जड़ से मिटाने की कोशिशें जारी हैं। लंबे समय से सरकार ये कोशिश कर रही है कि नक्सलवाद को जड़ से मिटाया जाए, लेकिन सरेंडर पॉलिसी के बावजूद भी काम किया जा रहा है। माओवाद प्रभावित क्षेत्र में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं और जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभी जो बयान दिया है, उससे साफ जाहिर होता है कि माओवादियों के खात्मे की ओर सरकार है और ये पूरी तरह से उनके मंसूबे को जो विफल किया जाएगा, उन्हें समाप्त किया जाएगा। तो ये राज्य सरकार की मंशा को बता रही है। लेकिन ये बात तो तय है कि अभी फिलहाल अभी हम अगर पूरे आंकड़ों की बात करें तो 4 सालों में बहुत से माओवादियों ने सरेंडर किया है, उन्हें मार गिराया गया है और ये आंकड़े काफी हैं और काफी जो आंकड़े हैं उसे कहा जा सकता है कि राज्य सरकार के उन्होंने खुद कहा है, जो माओवादी जिसने सरेंडर किया है, कि राज्य सरकार की जो योजनाओं से उसे प्रभावित होकर के वो मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन जब भी मौका मिलता है ये माओवादी इस तरह के कायराना करतूत जरूर करते हैं। प्रशांत जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कायराना करतूतें जरूर होती हैं। और क्या दबाव भी है नक्सलियों पर, चूंकि लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन अंजाम दिए जा रहे हैं, लगातार बड़े अफसर्स की मीटिंगें हो रही हैं। गृह मंत्री खुद, देश के गृह मंत्री खुद आए, छत्तीसगढ़ आए, पूरा ऑब्जर्वेशन किया। तो क्या ये तमाम जो कोशिशें हैं, जो दबाव में नक्सली आते हैं, खुद को सक्रिय दिखाने की कोशिश भी क्या ऐसे वारदातों के जरिए अंजाम दी जाती है नक्सलियों के जरिए? युगल, देखिए प्रशांत, जब भी माओवादियों की अस्तित्व खतरा मंडराता है और इस तरह के वो करतूत करके अपने आप को सजग बताते हैं और वो बताते हैं कि उनकी मौजूदगी उन क्षेत्रों में है और इस तरह के कायराना करतूत किया जा सकता है। और जैसे ही उनको इनपुट मिलता है, जैसे उनको जानकारी मिलती है, आईडी लगा करके वो ब्लास्ट करते हैं। और इस तरह की जो घटना है इससे पहले भी हो चुकी है, लेकिन बड़ी संख्या में माओवादियों को भी हमारे जवान हैं हताहत करते हैं। अभी अगर हम पूरे माओवादी घटनाक्रम की बात करें तो काफी जो आंकड़े हैं उसमें कमी आई है, ऐसा पुलिस के अधिकारियों ने भी कहा है। राज्य सरकार ने भी एक आंकड़ा, एक डेटा पेश किया था, जिससे साफ जाहिर होता है कि माओवादी घटनाक्रम में कमी आई है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले भी कहते आए हैं कि बोली और गोली दोनों एक साथ नहीं हो सकती। अगर गोली छोड़ेंगे तभी बातचीत का रास्ता अख्तियार किया जाएगा। तो राज्य सरकार की मंशा स्पष्ट है कि अगर इस तरह के हमले करते रहेंगे तो किसी तरह के बातचीत नहीं होगी। यही है कि अब वो अगर गोली का रास्ता छोड़ेंगे तो बातचीत का रास्ता होगा। लेकिन जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया है, इससे साफ जाहिर है कि माओवादी खात्मे की ओर है और यही बौखलाहट है जो दिख भी रहा है। जी प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, वो बौखलाहट नजर भी आ रही है। और युगल, जिस क्षेत्र में ये वारदात अंजाम दी गई है, अरनपुर जो क्षेत्र बताया जा रहा है, वहां कौन से दलम सक्रिय हैं? दूसरा ये कि बॉर्डर
बॉर्डर का भी थोड़ा सा बताइएगा, चूंकि कई बार तेलंगाना का बॉर्डर भी लगता है और नक्सली यहाँ वारदात अंजाम देकर दूसरे तरफ चले जाते हैं और कई बार वहां अंजाम देकर वारदात इस तरफ आ जाते हैं। ये भी थोड़ा सा इसको विस्तार से अगर समझा सकें युगल। देखिए प्रशांत, इस तरह से जो माओवादी है कायराना करतूत करते हैं और मूवमेंट हमेशा बदलते रहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग जो कमांडर ये नियुक्त करते हैं और उसके बाद घटना अंजाम देने के लिए किसी दूसरे कमांडर को बाकायदा उसकी जवाबदारी सौंपी जाती है। जिन क्षेत्रों में ये रहते हैं उन क्षेत्र के जो लोग रहते हैं, जो माओवादी रहते हैं, वो रहते नहीं है, दरअसल दूसरे राज्य से या फिर दूसरे जोन के जो इनके कमांडर होते हैं उनके जवाबदारी सौंपी जाती है और बाद में इस तरह के कायराना करतूत करने के बाद वो एक विज्ञप्ति जारी करते हैं, रिलीज जारी करते हैं और वाहवाही लूटने बटोरने का काम करते हैं। लेकिन जिस तरह से माओवादी हैं वो अपनी सक्रियता दिखाते हैं और जैसे ही घटना को अंजाम देने के बाद वो दूसरे राज्य की ओर पनाह ले लेते हैं, चले जाते हैं। और आप देखे भी होंगे और कई बार खबरें भी आती हैं कि इस तरह से माओवादी गांव ग्रामीणों के मन में दहशत फैलाने का काम करते हैं और उन्हें जो है निरीह लोगों को भी फंसाने का काम करते हैं। अब फिलहाल अभी ये स्पष्ट पता नहीं चला है, ना किसी ने माओवादी संगठन जो हैं उन्होंने अभी इस हमले की अभी औपचारिक रूप से बताया नहीं कि कौन इसमें शामिल था। पुलिस अभी फिलहाल जांच कर रही है और जो भी दल वहां पर हैं, हमारे जो टीम वहां पर गई थी सर्चिंग के लिए, उन टीमों की वापसी के लिए, सकुशल वापसी के लिए पूरी तरह से जो पुलिस के अधिकारी हैं वो डटे हुए हैं। लेकिन ये बात तय है कि अब जिस तरह से सरकार की ओर से बयान आ रहा है, पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जो माओवादी खात्मे की ओर है और ये बौखलाहट की वजह से इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल रहिएगा युगल, लौटूंगा आपके पास। और न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ हैं। दंतेवाड़ा का अरनपुर पहले भी हमेशा से चर्चाओं में रहा है नक्सली वारदातों के लिए और घोर नक्सल प्रभावित ये इलाका, लेकिन वक्त के साथ तस्वीर बदली थी। क्या फिर से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का ये प्रयास है? चुनावी साल का भी जिक्र कर रहे थे, उससे भी कनेक्शन जुड़ता है क्या इस घटना का? चले हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर बता दें आपको कि दंतेवाड़ा के अरनपुर में बड़ी नक्सली वारदात अंजाम दी गई है। एक वाहन को आईडी ब्लास्ट के जरिए उड़ा दिया है नक्सलियों ने और इस धमाके में, इस ब्लास्ट में 11 जवानों की शहादत हुई है, जबकि कुछ जख्मी भी हुए हैं। जो शुरुआती अभी खबर है 11 जवानों की शहादत की पुष्टि हुई है। कैसे ये आईडी ब्लास्ट अंजाम दिया गया, क्या ये ऑपरेशन था, बहुत डिटेल अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि नक्सलियों के वहां मौजूद होने की खबर मिली थी, जिसके बाद ऑपरेशन पर जवान निकले थे और उसके बाद लौट रहे थे, तभी एम्बुश लगाकर घेर कर जवानों को निशाना बनाया गया है। ब्लास्ट कर वाहन को उड़ा दिया गया और उसी वाहन में। तो छत्तीसगढ़ से हमारे सहयोगी प्रशांत और युगल तिवारी की आप ये खास रिपोर्ट देख रहे थे, जहां छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के अरनपुर इलाके में नक्सलियों ने एक बड़े हमले को अंजाम दिया है, जिसमें प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 11 जवान शहीद हुए हैं और अभी बाकी डिटेल्स आना बाकी है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौट कर आएंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे एक बड़ी खबर की। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमला हुआ है। नक्सली हमले में 11 जवान शहीद हुए हैं। आईडी ब्लास्ट कर 11 जवानों की शहादत हुई है। छत्तीसगढ़ डीआरजी के 10 जवान और एक ड्राइवर इसमें शहीद हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने एक बार फिर बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। इस नक्सली हमले में कुल 11 जवान शहीद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने दंतेवाड़ा के अरनपुर के जंगलों में जवानों पर घात लगाकर यह हमला किया है। समय समय पर हमने देखा है कि अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए किस तरीके से बड़ी घटनाओं को नक्सलियों ने अंजाम दिया है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस साल में
किस तरीके से नक्सलियों ने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। और सीएम भूपेश बघेल ने इस नक्सली हमले को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है। और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक बार फिर नक्सली हमला देखने को मिला है। एक विस्फोट कर 11 जवान इसमें शहीद हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी की फोर्स जब गश्त कर वापस लौट रही थी उस वाहन पर हमला किया गया। 10 जवान और एक ड्राइवर इसमें शहीद हुआ है। तो दंतेवाड़ा में एक बार फिर नक्सली हमले को अंजाम दिया गया है। नक्सली घात लगाकर डीआरजी के जवानों के काफिले का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ये गाड़ी अरनपुर के पास पहुंची वहां पर ब्लास्ट कर दिया गया और 11 जवान इसमें शहीद हुए हैं। समय समय पर हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में इसी तरीके से माओवादियों ने नक्सली हमले किए हैं। कई जवान उसमें शहीद हो गए हैं। दंतेवाड़ा के अरनपुर में नक्सलियों के छुपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद गश्त के लिए डीआरजी की एक टीम वहां के लिए रवाना की गई। टीम सर्च ऑपरेशन के बाद गश्त के बाद जब वापस लौट रही थी उस वक्त नक्सलियों ने इस हमले को अंजाम दिया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं। अपनी मौजूदगी को दर्ज कराने के लिए समय समय पर नक्सली इसी तरीके से हमले करते आए हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम दिखा रहे हैं कि बीते सालों में किस तरीके से नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई सीमा पर आतंक फैलाने की कोशिश की है। डेवलपमेंट में लगी गाड़ियों को किस तरीके से आग के हवाले कर दिया जाता है। सड़क निर्माण में किस तरीके से अवरुद्ध पैदा ये नक्सली करते हैं। इसके अलावा स्थानीय लोगों में खौफ बरकरार करने के लिए किस तरीके से इन माओवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। कई नेताओं पर भी इस तरीके से नक्सली हमला कर चुके हैं, चाहे भीमा मंडावी हो जिनके काफिले पर इसी तरीके से ब्लास्ट कर उन्होंने हमला किया था। झीरम घाटी कांड सभी को याद होगा, किस तरीके से नक्सलियों ने वहां पर हमला किया था। सैकड़ों जवानों की उसमें जान चली गई थी। और एक बार फिर दंतेवाड़ा के अरनपुर से आपको यह खबर दे रहे हैं, जहां पर नक्सलियों ने यह ब्लास्ट किया है। 11 जवान इसमें शहीद हुए हैं। लंबे समय से छत्तीसगढ़ और उसके आसपास के इलाके नक्सलवाद का दंश झेल रहे हैं। नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए अलग अलग स्कीम चलाई जा रही है। अंकुश शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। अंकुश, एक बार फिर से अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए नक्सलियों ने इस तरीके से हमले को अंजाम दिया है। 11 जवान इसमें शहीद हुए हैं। मौके से क्या कुछ अतिरिक्त जानकारी मिल पाई है अंकुश? जैस्मिन, ये अभी जो है दोपहर में ये हमला किया गया। एक आरनपुर सड़क है जो दंतेवाड़ा में है, वहां पर आईडी पहले से ला करके, और जब डीआरजी का एक वाहन जा रहा था जिसमें डीआरजी के करीब 22 के आसपास सिक्योरिटी पर्सनल बता रहे हैं वो मौजूद थे, उसको ब्लास्ट किया गया है। अभी तक 11 जवानों की जो मौत है वो इसमें कंफर्म हो चुकी है। और इसके बाद इन्होंने जो है पिछले हफ्ते ही नक्सल्स ने एक खत लिख करके धमकी दी थी कि हम सिक्योरिटी फोर्सेस को पर अटैक ही करेंगे। उसके बाद ये अटैक होना कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस और प्लानिंग की स्टेज पर इसका एक बड़ा फेलियर माना जा सकता है, क्योंकि जब आपके पास पहले से जानकारी होती है तो उसके बाद जो है रोड ओपनिंग पार्टी लगती है वहां पर, और उसके अलावा इंटेलिजेंस विंग को ये भेजा जाता है कि पूरा ये रूट डिसाइड करा जाए कि भाई इसमें कोई खतरा नहीं है। पर इस सब चीजों की इस हादसे के बाद ये क्लियर होता है कि ऐसा कुछ नहीं किया गया है। अभी तक का ये हाल फिलहाल का दंतेवाड़ा में एक इस साल का सबसे बड़ा हमला है जो नक्सल ने किया है। इसके पीछे नक्सल को बार बार ये बोला जा रहा था कि भाई नक्सल खत्म हो रहा है। ये उस तरफ भी नक्सल ने एक जवाब देने के लिए कि ऐसा नहीं है, या सरकार के दावों को चैलेंज करने के लिए उन्होंने ये हमले को अंजाम दिया।
बिल्कुल अंकुर, और जिस तरीके से नक्सली बार बार अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए इस तरीके से नक्सली हमलों को अंजाम देते हैं, और सरकार चाहे कोई भी हो, कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, कितने साल रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में राज किया, उसके बाद अब भूपेश बघेल की सरकार आई है। सरकारें तो दावे बहुत करती है, लेकिन नक्सली सरेंडर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं तो फिर ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अंकुर, चलिए अंकुर से संपर्क करने की हम कोशिश दोबारा करेंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि नक्सलियों के छुपे होने का इनपुट मिला था, और इसी के मद्देनजर डीआरजी के जवान गश्त पर गए थे। जब गश्त से वो वापस लौट रहे थे, उस वक्त नक्सलियों ने घात लगाकर जवानों के काफिले पर हमला किया। 22 जवानों का यह काफिला था, जिसमें 11 जवान अभी तक शहीद हुए हैं, जो प्रारंभिक जानकारी मिल पाई है, और बहुत बड़ा नक्सली हमला इसे माना जा रहा है। एक लंबे समय के बाद नक्सलियों ने इस तरीके से बड़े स्तर पर किसी नक्सली हमले को अंजाम दिया है। छत्तीसगढ़ लंबे समय से नक्सलवाद से ग्रसित है, कोशिशें की जा रही हैं, कई स्कीम्स भी चलाई जा रही हैं, चाहे वो सरेंडर की हो या मुख्यधारा से नक्सलवादियों को जोड़ने की हो, लेकिन उसके बावजूद भी बार बार इस तरीके से नक्सलियों का सक्रिय होना और नक्सली घटनाओं को अंजाम देना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। जिस तरीके से हमारे सहयोगी अंकुर ये जानकारियां दे रहे थे कि इनपुट मिला था जवानों को, जांच एजेंसियों के पास ये इनपुट था, और उसके बावजूद भी कोई ठोस पुख्ता कदम नहीं उठाए गए और नक्सली हमले को अंजाम दिया गया, जिसमें 11 जवानों की शहादत हुई है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से आपको ये बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं, और ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से नक्सलवाद अपने अंतिम चरण पर है, खात्मे की ओर है, कहीं ना कहीं नक्सल से जुड़े लोगों की, नक्सल माओवादियों की ये बौखलाहट है कि इस तरीके से बड़े पैमाने पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। ब्लास्ट के जरिए जवानों पर हमला किया गया, उनके काफिले पर हमला किया गया, 11 जवान इसमें शहीद हुए हैं। और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का।